हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 के पहले टॉपिक से। तो यहां पर गाइस आपको ध्यान में रखना है श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो आपको तमिलनाडु ध्यान में रखना है। तमिलनाडु में ये टाइगर रिजर्व है और यहीं पर ही एक नदी हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है वैगई नदी। क्या है? वैगई नदी। तो ये तमिलनाडु में। तो न्यूज ये आ रही है कि वैगई नदी जो है उसका जो प्राइमरी कैचमेंट एरिया जो है, प्राथमिक जल ग्रहण क्षेत्र जो है, उसको सुरक्षा प्रदान करेगा ये टाइगर रिजर्व, राइट। और इस नदी के जल स्तर को, मतलब वाटर लेवल को जो है वो बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बट आपको देखो ये चीज तो ये न्यूज में है, बट ये चीज आपके काम की नहीं है। मेनली ये ध्यान में रखना कि ये टाइगर रिजर्व कहां पर है और ये नदी के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं, वैगई नदी के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो ये पूछी जाती है कि ये नदी ओरिजिन कहां से हुआ इस नदी का। तो आपको ध्यान में रखना है वेस्टर्न घाट्स में एक हम लोग को पहाड़ी देखने को मिलती है जिसका नाम है वरुशनाद पहाड़ी। तो वहां से इसका ओरिजिन हुआ है, उद्गम हुई है ये नदी, राइट, उस क्षेत्र से। और इसके अलावा तमिलनाडु के पांड्या नाडु क्षेत्र से होकर ये गुजरती है। और इसकी मुख्य सहायक नदी, मतलब कि मेन ट्रिब्यूटरीज जो है वो कौन सी है? तो सुरुलियारू, मुल्लेयारू, वर्ग नाधी, मंजलारू, कोट्टागुड़ी, कृधुमाल और उप्पारू। तो ये इसकी हम लोग को ट्रिब्यूटरीज थोड़ी सी देखने को मिलती हैं। आप थोड़ा सा बस ध्यान रखो, एक दो बार एग्जाम में जाने से पहले जो है वो रिवाइज कर लेना, क्योंकि होता है ना कि स्टूडेंट को ये सब चीजें याद करने में दिक्कत आती है। तो उसकी कभी टेंशन मत लिया करो। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक टॉपिक को 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना। और ये सब जो लेक्चर्स है ना उसको आप मल्टीपल टाइम्स जब आप पढ़ लोगे, मतलब रिवीजन कर लोगे इसका। और जैसे कि आप अगर पेड कोर्स में होंगे तो आपको पता है कि मैं आपको एक हैंडआउट्स प्रोवाइड कराता हूं वीकली रिवीजन के लिए, आपको पीडीएफ देता हूं और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। और जब जब ये चीज आपको प्रोवाइड की जाती है उस समय अगर आप पढ़ाई करते हो, उस समय आप रिवीजन करते हो, तो ये मान के समझ लेना कि आपके सामने प्रीलिम्स में जो 4 ऑप्शन आएंगे आपको पता लग जाएगा कि 4 में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि यही एक स्ट्रैटेजी होती है, यही एक तरीका होता है। लोग बोलते हैं कि सर इतना सारा मटेरियल है कैसे याद आएगा? आपको याद करना ही नहीं है, आपको तो उसको अपनी नजरों के सामने से गुजारना है, जिससे कि प्रीलिम्स में एग्जाम में तुरंत जो है वो आप क्लिक कर जाओ, 4 ऑप्शन में से आपके सामने आपको क्लियर पता लग जाए कि हाँ ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और ये तब होगा जब आप 3 से 4 बार उस चीज को रिकॉल करोगे, राइट। और इसी प्रैक्टिस के थ्रू आपको करना है। जैसे कि आज न्यूज पढ़ रहे हो
तो आज शाम में ही एक आपका रिवीजन होना चाहिए और 7 दिन बाद एक होना चाहिए और फिर उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर मतलब कि 30 डेज के बाद जब जैसे ही मैं आपको मैगजीन देता हूं तो उस समय आपको रिवाइज करना है। तो आपको ये 3 पार्ट्स में जो मैं कंटेंट देता हूं ना, उसका पर्पस यही होता है कि आप इसको पढ़े, रिवाइज करें। और जो स्टूडेंट इस तरीके से करते हैं वो मुझे डेफिनेटली लिख देते हैं कि हाँ सर, हमने एग्जाम देकर आए और हमारा प्रीलिम्स हम क्रैक है, हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा होता ही है, काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एग्जाम आते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज के, यूपीएससी के भी आते हैं, तो स्टूडेंट का रिप्लाई मेरे पास आता है, जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो आपको सभी को इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू जो है वो तैयारी करनी है। अक्सर स्टूडेंट मुझसे स्ट्रैटेजी पूछते हैं, तो यही एक स्ट्रैटेजी है, उसको बनाकर चलो। इतना वास्ट कोर्स जो आपके सामने जो है ना, पूरा का पूरा आपके लिए बड़ा चैलेंज नहीं होगा। पूरा का पूरा आपके एग्जाम में आप रिकॉल कर जाओगे। वो तभी हो पाएगा 3-4 बार उसको आप पढ़ाओगे, बताओगे, अपने दिमाग के सामने से गुजारोगे, अपनी आंखों के सामने से ये मटेरियल को गुजारोगे, तब हो पाएगा ये, राइट। तो इस तरीके से प्रैक्टिस रखो और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने अंदर चिंता तो उत्पन्न होने ही मत दो। चिंता क्यों हो रही है? आपको होनी नहीं चाहिए। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके सामने ही आंसर है, बस आपको तो आंसर ढूंढना है ना। तो प्रीलिम्स आपके लिए चैलेंज वाली बात है ही नहीं। और मेंस के लिए मैं आपको पूरी चीज बताता ही हूँ, क्या क्या पॉइंट्स आप याद रखो, ध्यान में रखो, लिख लो कहीं पर। जब भी मेंस का आंसर प्रैक्टिस करो, जो भी आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है या फिर अपना जो आंसर राइटिंग का बैच है, उसमें आप जब मेंस का आंसर लिखो तो जो भी क्वेश्चन आता है और जो जो पॉइंट्स में बताता हूँ उस पॉइंट्स को ऐड किया करो क्वेश्चन में, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो क्वालिटी बनेगा। चलो सॉरी, मैंने थोड़ा आपका समय ले लिया स्टार्टिंग में ही, क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो है वो ये सब चीजें पूछते हैं, तो मैंने बता दिया अभी। अब देखो, वैगई 258 किलोमीटर लंबी नदी है और अंत में रामनाथपुरम जिले में पंबन पुल के पास पाक स्ट्रेट में जाकर समा जाती है। तो ये भी चीज ध्यान में रखना, वैगई नदी 258 किलोमीटर की है, पाक स्टेट में जाकर समा जाती है और वहीं पर ही पंबन ब्रिज है। आपने चेन्नई एक्सप्रेस पिक्चर देखी है शाहरुख खान की? तो उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सा ब्रिज का सीन आपको दिखाई देता है, बाजू में ट्रेन दौड़ रही होती है, ट्रेन चल रही होती है, याद आ रहा है? वही जो ब्रिज है वो पंबन ब्रिज है। उस ब्रिज पर मैं भी गया हूं, जब मैं रामेश्वरम गया था तब उस समय उस ब्रिज पर मैं गया हूं। आप में से कोई गए होंगे तो बताना, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो बहुत ब्यूटीफुल सा ब्रिज है, तो वहीं पर ही ये नदी हम लोग को वैगई नदी देखने को मिलती है। ध्यान में रखिएगा ये कुछ चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी पंबन ब्रिज आ गया, पंबन ब्रिज कहां पर है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि रामेश्वरम के पास, ये तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। ये हेरिटेज नदी भी, वैगई नदी जो है ना, एक हेरिटेज नदी हम लोग को देखने को मिलती है। दक्षिण तमिलनाडु में स्थित प्राचीन और समृद्ध पांड्य साम्राज्य की प्रसिद्ध राजधानी है। तो पांड्या किंगडम जो हुआ करता था तमिलनाडु में, सदर्न तमिलनाडु में, तो उसकी एक प्रसिद्ध नदी ये हमें देखने को मिलती है। और 4वीं से 11वीं जो सदी जो थी, सेंचुरी के पीरियड पर जो हमें देखने को मिलता था, तो मदुरै से होकर बहती थी। वहां की प्रसिद्ध राजधानी मदुराई है, मदुरै, राइट। और इस नदी का उल्लेख संगम साहित्य में भी मिलता है, संगम लिटरेचर में भी इस नदी के का उल्लेख हम लोग को वैगई नदी का देखने को मिलता है। और इस नदी से जुड़े क्या महत्व है, तो ये नदी तमिलनाडु के 5 जिलों यथा थैनी, मदुराई, रामनाथपुरम, शिव गंगाई, डिंडीगुल में पेयजल की आवश्यकता को पूरा करती है, ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में तमिलनाडु के। और ये नदी 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई भी करती है, इरिगेशन के लिए भी काम में आती है ये नदी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। और वैगई नदी का कायाकल्प की बात करें, रेजुविनेशन की बात करें गाइस, तो इस नदी का प्रवाह 18वीं शताब्दी के अंत से बिगड़ने लगा, राइट। यानी कि इसका जो फ्लो था वो बिगड़ने लगा था, डेट्रियोरेट हो रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने मेगा मलाई क्षेत्र के वनों की कटाई शुरू कर दी, जो वैगई के लिए एक प्रमुख जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। तो देखो, पेड़ काटने से देखो नदी का फ्लो भी जो है वो बिगड़ता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड एनवायरमेंट के लिए। और आपने अगर एनवायरमेंट की क्लास ली होगी तो आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो फॉरेस्ट वगैरह जो होते हैं वो नदी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। नदी के प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग को फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि एक बैरियर का भी कई बार जो है वो काम करते हैं। और इवन नदी को पल्यूट होने से बचाते हैं। हमने बात करी थी ना कि आप जो है वो अगर साइड में कोई नदी बह रही है और यहां पर एग्रीकल्चरल एरिया है और जिससे केमिकल फर्टिलाइजर्स नदी के अंदर जाते हैं, तो आप वहां पर जो है वो फॉरेस्ट लगा दो, यानी कि फॉरेस्ट की एक पट्टी जो है वो लगा दो, एक बैरियर जो है वो बना दो, राइट, फॉरेस्ट का। तो उससे क्या होगा, एक तो वो केमिकल फर्टिलाइजर्स नदी में नहीं जाएंगे, और दूसरी बात, नदी जो होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है, वो उसका फ्लो जो है वो बिगड़ता नहीं है, राइट। और नतीजन नदी में पानी का प्रवाह धीरे धीरे कम हो गया फॉरेस्ट के जाने से, फॉरेस्ट के खत्म होने से। और वर्ष 1876 टू 77 के भयानक अकाल के दौरान इस क्षेत्र में लगभग 2 लाख लोग भी मारे गए थे। तो इस क्षेत्र में अकाल भी आ गया था, ग्रेट फेमाइन हम लोग को
1876-77 में देखने को मिली थी। 2 लाख लोग जो है वो मर गए थे इस क्षेत्र में। और इस अकाल के बाद ब्रिटिश क्राउन ने पेरियार नदी, जो कि केरला में हमें देखने को मिलती है, इसको एक सुरंग के माध्यम से वैगई नदी से जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा था। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स ने आफ्टर ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876-77, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ब्रिटिशर्स ने ग्रेट फेमाइन 1876-77 के बाद किस नदी को आपस में कनेक्ट करने के लिए प्रयास किया था या प्रस्ताव रखा था। तो वैगई नदी और केरला के अंदर हम लोग को पेरियार नदी देखने को मिलती है, इसको एक सुरंग के थ्रू जोड़ने की भी इन्होंने वो करी थी। तो देखो, इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है ना, उसमें आप ये एग्जांपल भी सेट कर सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की पीरियड में एक बार कोशिश भी की गई थी, क्योंकि इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के थ्रू भी हम यही देखते हैं कि एक मतलब 2 नदियां हैं और तो उनमें अगर कुछ पानी की समस्या आती है, पानी के फ्लो से रिलेटेड अगर कोई इशू आता है, तो 2 नदी को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि उस नदी से जुड़े हुए जो लोग हैं, क्योंकि देखो एक नदी जो होती है वो एक एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो लोगों के लाइवलीहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। और कहीं पर भी पानी की जब समस्या होती है तो बहुत मेजर पॉपुलेशन को जो है वो वहां पर नुकसान पहुंचता है। तो और नदी को जब इंटरलिंक किया जाता है तो ये सब परेशानियां जो है वो रिजॉल्व की जा सकती, कम की जा सकती है, राइट। तो देखो, इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो था उसकी शुरुआत आप ब्रिटिश एरा के समय से भी आप लिंक कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अगर आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे अपने मेंस में तो कितना अच्छा आपका आंसर होगा कि आपने हिस्टोरिकली भी चीजों को कनेक्ट किया है। और वैगई को वर्तमान में लगभग 80% पानी पेरियार बांध से मिलता है। तो देखिए, पेरियार डैम से जो है वो वैगई नदी को पानी मिलता है 80%, और 20% पूर्वोत्तर मानसून के मौसम के दौरान मेघामलाई क्षेत्र के प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्र से प्राप्त होता है। और 20% जो से पानी मिलता है मेजर वाटरशेड एरिया जो हम लोग को इस क्षेत्र का, मेघामलाई क्षेत्र का देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट मानसून के समय पर, तो उस समय इसको जो है वो मिल जाता है पानी 20%। और श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व जंगली जानवरों और प्राकृतिक जंगलों के साथ ही उनके आवास की रक्षा करेगा जो जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। तो ये चीज हम लोग को इस टाइगर रिजर्व की देखने को मिलती है, तो ये नदी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हेल्पफुल है। अब इस टाइगर रिजर्व पर भी गौर फरमा लो एक बार। तो ये टाइगर रिजर्व फरवरी 2021 में स्टैब्लिश हुआ था, तो रिसेंटली ये टाइगर रिजर्व बना है, तो इसलिए इस टाइगर रिजर्व का नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखना, ये आ सकता है। और 90% से ज्यादा चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बताओ ये टाइगर रिजर्व कहां पर है। इसे जॉइंटली डिक्लेयर किया था केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार ने, और इसके लिए मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है और सिरिविल्लुपुथुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको क्लब कर दिया, राइट, ज्वाइन कर दिया, राइट, एक साथ। और फिर हमें सिरिविल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व देखने को मिला, जो कि 5वां टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का है और 51st टाइगर रिजर्व इंडिया का है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं आपकी स्टेट में कौन से नेशनल पार्क्स हैं और कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं। इसका आंसर आप तुरंत मुझे नीचे लिखकर बताएं। यहां पर एनिमल्स जो देखने को मिलते हैं, बंगाल टाइगर आपको देखने को मिल जाएगा, हाथी देखने को मिल जाएगा, गौर देखने को मिल जाएगा, और गिलहरी देखने को मिल जाएगी, इंडियन जायंट स्क्विरल, तेंदुए मिल जाएंगे आपको, नीलगिरी थार मिल जाएगा, राइट। और इसके अलावा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहां पर है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, और ग्रासलैंड के लिए ये क्षेत्र जो है वो जाना जाता है। और दूसरे टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में कौन से हैं, तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कलकड़, मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, और इसके अलावा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, राइट। तो ये कुछ टाइगर रिजर्व है जो तमिलनाडु के हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। आओ अब बात करेंगे बेगम सुल्तान जहां के बारे में। तो बेगम सुल्तान जहां की रिसेंटली डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई थी। ये एक परोपकारी, विपुल लेखिका, फिलेंट्रोपिस्ट, प्रोलिफिक राइटर, फेमिनिस्ट, नारीवादी और सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक होने के साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला चांसलर भी थी। तो ये कुछ चीजें हैं इनसे रिलेटेड जो कि आपको फैक्ट्स थोड़े से पता होने चाहिए। इनका जन्म भोपाल में हुआ था, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मतलब मैं भोपाल का ही हूं। 9 जुलाई 1858 को इनका जन्म हुआ था, और भोपाल की शासक के तौर पर ये हमें देखने को मिलती थी। आखिरी बेगम थी ये भोपाल की, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। 1909 से लेकर 1926 के बीच में इन्होंने शासन किया था, राइट। और उसके बाद जो मतलब इनका जो पुत्र जो था वो उत्तराधिकारी जो है वो बना था। और भोपाल की चौथी बेगम थी, 4th रूलर थी भोपाल की, और इन्होंने नगर पालिका प्रणाली की स्थापना की थी, म्युनिसिपैलिटी सिस्टम को सेटअप किया था।
म्युनिसिपल इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, नगर पालिका चुनाव की शुरुआत की थी और अपने लिए एक किलेबंद शहर और एक महल का निर्माण भी करवाया था। वॉल्ड सिटी और पैलेस इन्होंने अपने लिए बनवाया था। और इसके अलावा किलेबंद शहर वॉल सिटी जो है गाइस, इसमें उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल की आपूर्ति में सुधार हेतु कदम भी उठाए थे। तो पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन और वाटर सप्लाई के लिए भी इन्होंने कदम जो है वो उठाए थे। और इस शहर के निवासियों के लिए, मतलब भोपाल शहर के निवासियों के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान भी लागू किया था, वैक्सीनेशन ड्राइव भी लागू किया था। तो देखो अभी वैक्सीनेशन से रिलेटेड इतनी सारी चीजें आ रही हैं। और ये बेगम जी जो है भोपाल की, जिनका नाम हमें देखने को मिल रहा है कि बेगम सुल्तान जहां, तो आप ये थोड़ी सी चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये भी एसोसिएटेड थी वैक्सीनेशन को लेकर। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, स्पेशली कि ये बेगम जो है वो कहाँ की थी। तो आखिरी बेगम भोपाल की हमें देखने को मिली थी। नारीवादी के प्रतीक की बात करें गाइस, तो उन्होंने एक ऐसे समय में महिलाओं के लिए प्रगतिशील नीतियों की शुरुआत की थी जब महिला पितृसत्तात्मक, मतलब कि पैट्रियार्की व्यवस्थाओं के अधीन थी। तो उस समय इन्होंने महिलाओं के लिए प्रोग्रेसिव पॉलिसी बनाई थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है उस समय के हिसाब से। आज के समय में भी तो फिर भी चीजें जो है वो ये सब कॉमन हमें देखने को मिलती है, बट उस समय अगर महिलाओं के प्रोग्रेस के लिए, उनकी प्रगति के लिए कोई कदम भी उठाता है तो काफी सारे लोग उस व्यक्ति के विरुद्ध हो जाते हैं जो कदम उठाता था, क्योंकि सोसाइटी में महिलाओं का जो दर्जा जो था वो लोअर था। आप सभी लोग जानते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ी हुई है आपने ऑलरेडी, राइट। और इसके अलावा उन्होंने नारीवाद, मतलब इसी के चलते आज भी उन्हें नारीवाद का प्रतीक जो है वो माना जाता है। तो किस लिए उन्हें फेमिनिस्ट आइकन के तौर पर या सिंबल के तौर पर जाना जाता है, तो इस घटना के लिए। और वर्ष 1913 में उन्होंने लाहौर में महिलाओं के लिए एक मीटिंग हॉल भी बनवाया था, इसका निर्माण किया था। और महिलाओं को प्रोत्साहित करने और हस्तशिल्प, मतलब कि हैंडीक्राफ्ट, इसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भोपाल में नुमाइश मसनूआत ए हिंद नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया था। एग्जीबिशन इन्होंने नुमाइश मासूनात ए हिंद, ये इन्होंने जो है वो बनवाया था, यानी कि आयोजन किया था इस एग्जीबिशन का, राइट। और इसके अलावा फिलेंट्रोपिस्ट की बात करें, परोपकारी की बात करें, तो जरूरतमंद छात्रों की मदद के लिए उन्होंने 3 लाख रुपए का फंड जो है वो प्रोवाइड किया था। उसके साथ साथ सुल्तान जहां एंडोमेंट ट्रस्ट की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और मदरसा का गठन इनके द्वारा किया गया था। मदरसा जो है वो इन्होंने बनवाया था देवबंद उत्तर प्रदेश के अंदर। और नदवातुल उलूम लखनऊ में इनके द्वारा बनवाया गया था। इवन मक्का जो सऊदी अरेबिया के अंदर है, वहां पर भी मदरसा सुल्तानिया जो है वो इनके द्वारा बनवाया गया था। तो ये सब चीजें जो है वो इन्होंने बनवाई थी। और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली के अंदर है, और कुछ और कॉलेजेस जो बॉम्बे और कलकत्ता के अंदर हैं, तो इस पर भी इन्होंने अपना ग्रांट जो है वो दिया था, मतलब कि कुछ फंडिंग वगैरह इन सब इंस्टीट्यूशन के लिए उन्होंने ऑफर करी थी। इसके अलावा एजुकेशनिस्ट की बात करें तो इन्होंने 41 किताबें लिखी थी और अंग्रेजी भाषा की कई पुस्तकों को उर्दू में अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था उर्दू में इंग्लिश बुक्स को। उनके द्वारा लिखी गई दर्स ए हयात नाम की पुस्तक में युवा लड़कियों की शिक्षा और पालन पोषण के बारे में भी बताया गया था। उन्होंने स्वयं शुरू किए गए सुल्तानिया स्कूल में पाठ्यक्रम को नया रूप दिया, मतलब कि एक सिलेबस जो है वो चेंज किया था और कुछ सब्जेक्ट्स ऐड किए थे, जैसे कि इंग्लिश, उर्दू, अर्थमेटिक, होम साइंस और क्राफ्ट। ये सुल्तानिया स्कूल जो इनके द्वारा शुरू किया गया था, तो उनमें ये सब सिलेबस जो है वो शामिल किए गए थे। इसके अलावा नर्सिंग स्कूल, जिसको इन्होंने नाम दिया लेडी मिंटो नर्सिंग स्कूल, तो ये भी इन्हें शुरुआत करी थी इस स्कूल की। और पहला वुमेन चांसलर थी ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। और दिसंबर 2020 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा बेगम सुल्तान जहां और इस ऐतिहासिक संस्था में अनेक योगदान की श्रद्धांजलि दी गई थी। तो बेगम सुल्तान जहां को भी श्रद्धांजलि दी गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और 12 मई 1930 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बेगम सुल्तान जहां से रिलेटेड, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और इसी के साथ पेपर 1 के टॉपिक्स अपने खत्म होते हैं। अब पेपर 2 के टॉपिक्स को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए गाइस, बताया जा रहा है कि चाइना आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होस्ट कर रहा है। 10 आसियान कंट्रीज जो हैं, किसी को पता है आसियान कंट्रीज के नाम? जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। जिन स्टूडेंट्स को याद है बताओ जल्दी फटाफट, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूं। तो 10 आसियान कंट्रीज जो है गाइस, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स
की मीटिंग जो है वो होस्ट कर रहा है चाइना, और ये चाइना और आसियान के रिलेशन को 30 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। इसी अवसर पर ये मीटिंग या ये इवेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है चाइना की तरफ से। और आसियान आज की डेट में देखा जा रहा है एक ऐसे स्थान के तौर पर, एक ऐसे स्पेस के तौर पर जहां चाइनीज और क्वाड आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हमें देखने को मिल रहा है। क्वाड यानी कि आप जानते ही हैं कौन सी कंट्रीज आती है क्वाड में, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, राइट। तो ये हम लोग को क्वाड कंट्रीज देखने को मिलती हैं, राइट। तो ये कंट्रीज जो है ये चाइना के विरुद्ध है, और चाइना चाह रहा है कि आसियान देश जो है, आसियान कंट्रीज जो हैं उन्हें अपने फेवर में ले ले, जिससे कि वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है वो स्ट्रांग हो सके, थोड़ा उसको सपोर्ट मिल सके दूसरी कंट्रीज का, राइट। जैसे कि क्वाड की तरफ जो है वो दूसरी कंट्री या क्वाड कंट्री से ये जो आसियान की कंट्री इन्फ्लुएंस ना हो, तो इसको लेकर चाइना जो है वो अपने रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहा है आसियान कंट्रीज के साथ। सिंपल सी बात है। तो चीन की चिंताएं क्या हैं? तो दक्षिण पूर्व एशिया अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह चीज आपको पता ही है कि जो साउथ ईस्ट एशिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को लेकर, राइट। और ऐसी संभावनाएं हैं कि चीन का मुकाबला करने के लिए क्वाड सदस्य आसियान राष्ट्रों को अपने समूह में शामिल कर सकते हैं। तो चाइना को डर यही है कि यूएसए जो है वो क्वाड मतलब क्वाड कंट्रीज जो हैं वो आसियान, जो जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आसियान कंट्रीज को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो उसको चाइना को ये डर है। तो चाइना चाह रहा है कि वो करें पहले, तो उससे पहले मैं ही कर लेता हूं, राइट। और हाल ही में चीन ने क्वाड को एशियाई नाटो भी बताया। तो ये तो कई बार बता चुका है, ये हाल ही में वाली तो बात नहीं है, आर्टिकल में हाल ही में लिखा हुआ है, बट हम इसके बारे में पिछले 6 महीने 7 महीने से जो है वो बात कर रहे हैं। अब देखो आसियान की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, नाम से इसके समझ में आ जाता है, साउथ ईस्ट एशिया का ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इसका काम क्या है कि इस क्षेत्र पर पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, राइट। और इवन इकोनॉमिक एनहांसमेंट पर भी काम करती है ये, कि इकोनॉमिक एडवांसमेंट पर भी, कि ये सभी कंट्रीज इस क्षेत्र की जो है वो इकोनॉमिकली एडवांस हो, बढ़े आगे, राइट। और इसके अलावा जो भी टेंशन एशिया पैसिफिक क्षेत्र में पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स के बीच में देखने को मिलती है, तो ऐसी स्थिति जो है वो स्टेबल रहे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, तो उसको ये चीज प्रमोट करती है। इसका मोटो जो है वो है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। कभी कभी प्रीलिम्स में आ सकता है कि वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी मोटो जो है वो किसका है, तो आसियान आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आसियान का सेक्रेटेरिएट अगर पूछ लिया जाए तो इंडोनेशिया जकार्ता आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। 1967 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, जब आसियान डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन जिसे हम लोग कहते हैं, राइट। तो ये साइन हुआ था आसियान के फाउंडिंग फादर्स के द्वारा। और आसियान के फाउंडिंग फादर्स कौन थे जिन्होंने ये डिक्लेरेशन साइन किया था, बैंकॉक डिक्लेरेशन? कभी कभी आ सकता है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो आसियान के गठन से एसोसिएटेड है। 1967 में इसका गठन हुआ था। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड ने मिलकर ये बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया था। इसके टोटल 10 मेंबर है। कौन से हैं? ब्रूनी, कंबोडिया। अच्छा जरा खड़े होकर आप वर्ल्ड मैप के पास जाओ जरा, आपने दीवार में जो बड़ा सा वर्ल्ड मैप लगाया हुआ है, नहीं लगाया तो तुरंत लगाना है आपको। तो ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इन कंट्रीज को देखो। ये कंट्रीज कहाँ है, इनकी लोकेशन देखो और इनके आसपास के क्षेत्रों को देखो। तो देखो भारत के लिए आसियान का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो अभी हमने देखा लद्दाख के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर अभी रिसेंट पास्ट में ही स्टैंड ऑफ हमें देखने को मिला था, याद है ना आपको? लद्दाख में इंडियन आर्मी, चाइनीज आर्मी एक दूसरे के सामने हमें देखने को मिली थी। तो ये एक मुद्दा जो है वो चाइना के साथ हमारा हो गया था। और इंडिया जो है वो आसियान को रखता है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के सेंटर पर, केंद्र पर। तो हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके केंद्र पर ये आसियान हमें देखने को मिलती है, यानी कि इसमें मौजूद जो कंट्रीज हैं तो उसके साथ इंडिया जो है वो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है, डीप करता है, राइट। और इसके अलावा आसियान सिक्योरिटी और ग्रोथ जो है वो उस क्षेत्र की, उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट हमें प्लेयर देखने को मिलता है। आसियान या ऑर्गेनाइजेशन हमें एक ऐसा देखने को मिलता है कि जिसके साथ जुड़े रहेंगे तो इस क्षेत्र की सिक्योरिटी और ग्रोथ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आसियान जो है गाइज ये सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो सागर विजन जो है उसकी सक्सेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंडिया के ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए आसियान के साथ हमारे रिलेशन डीपन होना बहुत जरूरी है, स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है। और देखिए कोविड-19 महामारी के अंत होने के बाद, यानी कि कोविड-19 खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो इकोनॉमिक रिकवरी जब होगी तो उसके लिए ये क्षेत्र जो है वो सप्लाई चेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही, इसी क्षेत्र से ही हम लोग को ट्रेड देखने को मिलता है। और पोस्ट कोविड-19 रिकवरी के लिए
इकोनॉमिक रिकवरी के लिए ट्रेड स्मूथली होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए भी इन कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप बनाते हुए चलना भी जरूरी है। और इंडिया चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जहां पर 86.9 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड इनके साथ, आसियान के साथ इंडिया का हमें देखने को मिलता है। और ये कंट्री अगर चाइना के इन्फ्लुएंस में चली जाएगी तो हमारा लॉस भी होगा, क्योंकि इन कंट्रीज के साथ जो हम ट्रेड करते हैं, ये कंट्रीज जो हमारी ट्रेड पार्टनर है, तो उसमें जो है वो घाटा होने लगेगा, उसमें जो है वो नुकसान होने लगेगा। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में भी आप लोग को पॉइंट्स पता होने चाहिए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हो। और देखिए, आपके अब से मेंस के आंसर के अंदर इकोनॉमिक रिकवरी तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो, और अगर आप यूज कर पाओ जहां पर भी इकोनॉमिक रिकवरी को, तो डेफिनेटली यूज करना, क्योंकि ये आज की रेट की डिमांड है, राइट। अब गाइस, G7 कॉर्पोरेट टैक्स डील के बारे में बात करेंगे, इस समझौते के बारे में बात करेंगे। बताया जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वेल्दी G7 कंट्रीज के, उन्होंने एक नई ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स डील को साइन किया है, इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एग्रीमेंट जो है गाइज अब डिटेल में डिस्कस किया जाएगा G20 के फाइनेंशियल मिनिस्टर्स की मीटिंग में और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग में, जो कि जुलाई में कंडक्ट होने वाली है। तो उस समय ये एग्रीमेंट डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, ये नई डील डिटेल में डिस्कस की जाएगी। बट आपको पता होना चाहिए इस नई डील के अंदर क्या है, कि पूरे दुनिया भर में कॉर्पोरेट टैक्स डील हम लोग को देखने को मिल रही है, वैश्विक कॉर्पोरेट टैक्स डील हमें देखने को मिल रही है, राइट। तो ये टैक्स अवॉइडेंस को काउंटर करने के लिए, खत्म करने के लिए इसका मेन एम, मेन फोकस है। अब टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, इस चीज को आपको समझना है। देखो क्या होता है, कई बार हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि कुछ ऐसी कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, भले ही वो, जैसे कि एक इंडियन कंट्री है, वो दूसरी कंट्री पर जो है वो क्या करती है, ऑपरेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं। फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है, बट वो सिंगापुर के अंदर से ऑपरेट करती है, यानी कि वो रजिस्टर्ड सिंगापुर में। तो और उसका पूरा बिजनेस कहां पर है, इंडिया के अंदर उसका बिजनेस है, मेनली कमाई जो होती है उसकी इंडिया से होती है, बट वो टैक्स किसको पे करती है, सिंगापुर गवर्नमेंट को पे करती है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि कमाई आप इंडिया में कर रहे हो, टैक्स आप दूसरी कंट्री को दे रहे हो, राइट। तो इस प्रकार की चीज होनी चाहिए, इस प्रकार का एक ग्लोबल एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसमें जो भी कंट्री इस प्रकार से चीजें करती है, स्मार्टली प्ले करती है, कम टैक्स पे करने का काम करती हैं, तो उनको जो है वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया जाए और उनको लायबल बनाया जाए, अकाउंटेबल बनाया जाए, कि हाँ यार चलो, कि अगर आप यहाँ पे इनकम कर रहे हो इस कंट्री के अंदर, तो आपका फर्ज है कि आप उस कंट्री को जो है वो टैक्स प्रोवाइड कराओ, राइट। अब आप बोलोगे सर ये तो अनएथिकल नहीं हो जाएगा, क्यों अनएथिकल होगा? कुछ दिनों पहले भी हमने इस चीज के बारे में डिस्कस किया, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको बता दूं मैं कि देखो, आप खुद इस बात को समझो, अगर इंडियन मार्केट्स पर अर्न करके, इनकम करके इंडियन मार्केट से कोई फॉरेन कंट्री जो है वो पैसा ले जाए, तो दिखने में बुराई तो लगेगी नहीं, बट ये जो टैक्स जो होता है उससे सरकार क्या करती है, व्यवस्थाएं करती हैं बहुत सारी। जैसे कि ऑनलाइन की बात करें तो सरकार जो है वो आज की डेट में क्या टारगेट बना के बैठी हुई है, कि सरकार को जो है वो हर एक एरियाज पर, हमारे इंडिया के हर एक जगह पर इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करानी है, राइट। जो हमारा डिजिटल मिशन हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये सब, इन सब चीजों में खर्च होते हैं पैसे, और यही टैक्सेस के थ्रू पैसे जो है वो लगाए जाते हैं ना। अगर इस प्रकार से एक कंपनी, डिजिटल कंपनी कोई भी हुई, वो इस प्रकार से अगर अर्न करेगी इंडिया के अंदर, और फिर वो पूरा पैसा जो है वो अपने पास ले जाएगी और इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं पे करेगी, तो फिर तो गलत बात हो जाएगी ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी जो अवॉइडेंस जो हो रहा है ना आज की डेट में बहुत ज्यादा, क्योंकि सिनेरियो चेंज होता जा रहा है, तो उसको लेकर ये मीटिंग बिठाई गई है, और उसका मेन फोकस यही था, और ये एग्रीमेंट हम लोग को उसको लेकर देखने को मिल रहा है। और मेन फोकस यही है कि काउंटर करना टैक्स अवॉइडेंस को, राइट। तो ये चीज है। और जो कंपनीज जो है गाइस, उन्हें बोलना कि जहां पर भी वो बिजनेस करती हैं, तो वहां पर उन्हें जो है वो पे करना होगा टैक्स, जहां पर वो बिजनेस कर रही है, जिससे वो अर्न कर रही है। और एग्रीमेंट कमिट्स स्टेट्स टू अ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 15%। तो 15% का ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट होगा ये, जिससे कि जैसे कि अंडर कटिंग वगैरह जो होती है ना कंट्रीज के बीच में, तो वो अवॉइड की जा सके। यानी कि वही चीज जो मैंने आपको फ्लिपकार्ट के बारे में समझाया था। और इस प्रकार के मिनिमम रेट की क्या आवश्यकता है, तो ये जो डिसीजन जो है गाइस 15% फ्लोर रेट टैक्स का, तो ये कब आया, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरे दुनिया भर में ये कहा कि लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन वाली जो कंट्रीज, यानी कि जहां पर कम पैसा लगता है, तो कम से कम वहां पर 15% का टैक्स तो मिनिमम लेना ही लेना है। तो ये डिक्लेरेशन जो है वो यूएसए का था, क्योंकि कई बार कंपनीज जो है वो इस प्रकार से अवॉइडेंस करती है, तो कहा कि नहीं यार 15% तो कंपनीज को पे करना ही पड़ेगा टैक्स के तौर पर। तो ये यूएसए ने इस चीज की शुरुआत करी थी, और इस कदम के पीछे का तर्क ये था कि
मल्टीनेशनल ऑपरेशंस जो होते हैं उसको शिफ्ट करने से डिस्करेज करने का। मतलब कि वही सेम चीज कि कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट के चक्कर में एक कंट्री से बिजनेस जनरेट करती है और दूसरी कंट्री में अपने आप को रजिस्टर कर लेती है, जिससे कि उन्हें कम टैक्स पे करना हो। तो कहा कि इस प्रकार से अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, इस प्रकार से अगर किसी जो ट्रेडिंग हो रही है या कॉर्पोरेट डील हो रही है, तो 15% तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा। तो इन्होंने वही डील पर जो है वो बनी रही, यूएसए की इस पर्टिकुलर डील या डिक्लेरेशन पर, ये जो था इसके अंदर, एग्रीमेंट के अंदर, समझौते के अंदर यही चीज रखी गई कि 15% फ्लोर रेट तो रखना ही रखना है। और गाइस देखो प्लान का फोकस क्या है, तो देखो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसमें डिजिटल जायंट्स आती हैं। एप्पल हो गई, अल्फाबेट मतलब कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, गूगल हो गई, फेसबुक हो गई। तो ये सब कंपनी क्या करती हैं, इस प्रकार की हरकत में इन्वॉल्व रहती है। अपने प्रॉफिट्स को बनाने के लिए वो इसी प्रकार के काम करती हैं। लो टैक्स कंट्रीज जैसे कि आयरलैंड और कैरेबियन नेशंस में जो है वो अपनी कंपनीज वगैरह स्टैब्लिश कर लेती हैं, और इस प्रकार से वो टैक्स, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली टैक्स की चोरी ही करती हैं ये, राइट, एक प्रकार की। तो इश्यूज या फिर प्रॉब्लम जो है वो इस प्लान से रिलेटेड हम लोग को क्या देखने को मिल रही है, तो सॉवरेन नेशंस जो है उनके अधिकार जो है वो इसमें उल्लंघन होंगे नेशन के टैक्स पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए। क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है कि कहीं ना कहीं जो हम लोग को क्लैश देखने को मिलेगा, एक कंट्री की खुद की जो पॉलिसी है टैक्स से रिलेटेड प्लस ये ग्लोबल टैक्स की जो पॉलिसी बन जाएगी, तो इसके बीच में क्लैश होगा ही होगा। और देखो इसमें दूसरी दिक्कत यह है कि कई बार कंट्रीज क्या करती हैं, अपनी पॉलिसीज यानी कि नेशनल पॉलिसीज को जो इस प्रकार से बनाती हैं जिससे कि वो कंपनीज को भी प्रमोट कर सके और खुद भी ग्रो कर सके, राइट। तो ये ग्लोबल मिनिमम रेट जो होगा वो उनको ये सब इस प्रकार के टूल्स को क्रिएट करने में जो है क्रिएट करने से वंचित कर देगा। तो ये वाली एक चीज हमें देखने को मिलती है। और ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट की बात करें गाइस, तो इसकी भूमिका बहुत कम रहेगी कर चोरी से निपटने में भी। तो ये चीज भी हम लोग को इसकी देखने को मिलेगी। और क्या इससे टैक्स हेवन की समाप्ति हो जाएगी क्या? तो देखो टैक्स हेवन होता क्या है, पहले तो यही समझो आप। तो सेम हम एग्जांपल लेंगे फ्लिपकार्ट का ही। तो सिंगापुर क्या है फ्लिपकार्ट के लिए, टैक्स हेवन हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर टैक्स उसे कम पे करना पड़ रहा है। तो देखो एक्चुअल में ये टैक्स हेवन को पूरी तरह से खत्म नहीं करेगी, क्योंकि टैक्स हेवन को हालांकि ये काफी कंपनीज के लिए जो है वो कम अट्रैक्टिव बना देंगी, बट फिर भी टैक्स हेवन तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जो भी इन्वेस्टर्स वगैरह जो होते हैं, जो ध्यान देते हैं खास तौर पर एनवायरमेंटल, सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, तो उससे ध्यान जो है वो छिन जाएगा, क्योंकि 15% का टैक्स जो होगा वो थोड़ा सा उनके लिए भी थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, राइट, यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब एक्टिविटीज जिसमें कम टैक्स जो है वो लगता है, तो इसको भी बिल्कुल पार पे ले आया जाएगा। अब हो सकता है क्या पता आगे डिस्कशन में कुछ एग्जेम्पशन ये लोग रख दें, तो कुछ कह नहीं सकते, बट अभी के लिए ये चीज हमें इस प्रकार की देखने को मिल रही है। अगर 15% पे रखा जाएगा तो हर चीज पर 15% का टैक्स होगा, बट हाँ होगा तो सही, एनवायरमेंट के लिए एक्सेप्शन तो होगा डेफिनेटली। अब देखिए इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस प्रकार की पॉलिसी का। जब ये पॉलिसी जो होगी वो लागू हो जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको क्लियरली बता दें, क्योंकि ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट है, उससे कई ज्यादा टैक्स हम लोग चार्ज करते हैं। तो इंडिया की कंपनीज को कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। इंडिया के अंदर जो कंपनीज जो काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो उन पर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम से तो हम ज्यादा ही चार्ज करते हैं, ज्यादा ही लेते हैं। और ग्लोबल मिनिमम रेट जो है वो इंपैक्ट करेगा उन कंपनीज को जो कंपनी लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन का उपयोग करती हैं लो ग्लोबल टैक्स कॉस्ट को अचीव करने के लिए, मतलब जैसे फ्लिपकार्ट का केस, राइट। मोर ओवर इंडिया जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के पास आएगी, क्योंकि इंडिया के पास हम लोग को एक इंटरनल मार्केट देखने को मिलता है। तो जो कंपनी जो है वो इस प्रकार से बच रही थी वो अब बच नहीं पाएंगी। पहली बात तो इंडिया के पास अच्छा खासा पैसा आएगा, तो इंडिया का फायदा ही होगा। क्वालिटी लेबर इंडिया के पास मिलता है कॉम्पिटेटिव रेट में, तो इसलिए भी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आता ही रहेगा कंटिन्यूअसली। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया जो है वो बन जाएगी एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए, तो इससे प्राइवेट सेक्टर में बूस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो चीज हो रही है इससे इंडिया का ही फायदा होगा। तो ये वाला पॉइंट भी जो है वो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, जब भी अगर टैक्स से रिलेटेड या कुछ इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा मेंस में, तो इसका एग्जांपल भी जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि ये सब पॉइंट्स अगर आप अभी से नोट डाउन करते चले और अभी से अपनी मेंस की प्रैक्टिस में यूज करते चले तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब CSIR कई बार आप सुनते हो इसके बारे में, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में। तो इस बार जो है वो हम पूरे डिटेल में CSIR को समझते हैं, वैसे पहले भी कई बार समझ चुके हैं। तो अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया आपको बता दूं मैं कि रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग रखी थी CSIR की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये मीटिंग कंडक्ट करी थी। और इससे पहले CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन जो है वो अप्रूव किया गया था, जिसके अंदर 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में इसको इंप्लीमेंट किया गया था।
ये प्लान कर रही है कि कुछ जीनोम सीक्वेंसिंग 1000 इंडियन गांव क्षेत्र के जो युवा हैं तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करेगी। इसके बारे में पहले भी इस मिशन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जीनोम क्या होता है? सेट ऑफ डीएनए हम लोग को देखने को मिलता है। हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए होते हैं ना, तो उसका ये सेट होता है डीएनए का, राइट, कंप्लीट सेट। और इस डीएनए के अंदर एक ह्यूमन बॉडी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ह्यूमन बॉडी के सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर एक चीज, इवन उसकी आंखों का कलर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, सब कुछ, वो किन किन बीमारियों से वल्नरेबल है, मतलब क्या क्या बीमारियां उनको हो सकती है, तो इसका एक रिकॉर्ड जो है वो तैयार किया जा रहा है, एक डेटा जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय की बीमारियों को जो है वो खत्म किया जा सके, जो कॉमन चीजें हम लोग को इंडियंस में देखने को मिलती है कि, या फिर इंडियन जो है वो किन किन चीजों से वल्नरेबल है, मतलब क्या चीज ऐसी हो जाएगी जिससे कि उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कॉमन स्केल पर, ये पूरी चीजों को एनालाइज करके, यानी कि इतने इंडियंस के जीनोम सीक्वेंसिंग करके उसको एनालाइज करके, राइट। तो ये एक यूनिक जेनेटिक ट्रेट जो है उसको निर्धारित करने के पर्पस के लिए, और वही चीजें मैंने आपको बताई कि हम इंडियन जो है वो किन किन डिजीज के खतरे में आ सकते हैं, तो उसका भी अच्छा खासा अनुमान लगाने के लिए ये सीक्वेंसिंग हो रही है, और ये प्लानिंग हम लोग को सीएसआईआर की तरफ से देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं सीएसआईआर है क्या। तो लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया की। पैन इंडिया प्रेजेंस है इसका, पूरे इंडिया के लिए रिसर्च करती है, ये R&D पूरे इंडिया के लिए करती है। 37 नेशनल लैब्स इंडिया के अंदर है इसकी, 39 सेंटर्स हैं, 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, और 5 यूनिट्स इसकी हमें देखने को मिलती है जो मिलकर पूरे इंडिया में काम करती है। ये 1587 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो पूरे दुनिया भर में है उसमें इसकी रैंक है सीएसआईआर की 37वें नंबर पर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इकलौती इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टॉप 100 ग्लोबल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आती है। और ये जो रैंकिंग करी थी ये शिमागो इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 की हमें देखने को मिली थी। तो सीएसआईआर की रैंक आप देख सकते हैं, इसको मेंशन भी कर सकते हैं मेंस वगैरह में अगर करना है, तो प्रीलिम्स में भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। वैसे ये वाली चीज प्रीलिम्स में नहीं आएगी, बट हाँ ये सब आ सकती है सीएसआईआर के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया, राइट, कुछ चीजें, बट ये रैंकिंग वगैरह से रिलेटेड इसकी रैंकिंग ऐसा नहीं पूछी जाएगी। और पूरे दुनिया भर के सरकारी इंस्टीट्यूशन में सीएसआईआर की जो रैंक है एशिया के अंदर वो 7वीं है, और इंडिया के अंदर पहली हम लोग को देखने को मिलती है। और हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट है सीएसआईआर के, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं। इसकी फंडिंग की बात करें तो सीएसआईआर को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड करती है, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर काम करती है, और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के थ्रू ये रजिस्टर हम लोग को देखने को मिलती है। 1942 में स्टैब्लिश की गई थी ये बॉडी, न्यू दिल्ली के अंदर ये हम लोग को देखने को मिलती है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल अप्लाइड रिसर्च नेशनल इंपॉर्टेंस की कंडक्ट करना। ये बहुत सारी स्ट्रीम्स जैसे कि रेडियो एंड स्पेस फिजिक्स, ओशियनोग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, बहुत सारी फील्ड में जो है वो अपनी रिसर्च कंडक्ट करती है सीएसआईआर। इसके अलावा ये एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन प्रोवाइड करती है काफी सारे एरियाज में, राइट, कि जिन जिन एरियाज पर यानी कि इंडिया को सख्त आवश्यकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, फूड, हाउसिंग, एनर्जी, फार्म और नॉन फार्म सेक्टर्स जो हैं, तो उन एरियाज पर भी जो है वो अपने इसके प्रयास से हम लोग को देखने को मिलता है कि नई नई चीजें जो है वो सामने आती हैं, नए नए इनोवेशन जो है वो सामने आते हैं सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। इसके कुछ इनिशिएटिव की बात करें तो कोविड-19 के समय पर सीएसआईआर ने 5 टेक्नोलॉजी वर्टिकल जो है वो सेटअप किए थे, जो पेंडेमिक के दौरान जो सिचुएशन जो उभर कर आ रही थी उसको रिजॉल्व करने के लिए, जिसमें डिजिटल एंड मॉलिक्यूलर सर्विलांस मौजूद था, रैपिड एंड इकोनॉमिकल डायग्नोस्टिक्स शामिल थी, मतलब कि एक तो सर्विलांस करना डिजिटली, यानी कि डिजिटली जो है वो पता लगाना कि कितने केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, तो इस पर इसने काम किया था। और डायग्नोस्टिक्स जो है यानी कि कोरोना वायरस का जल्दी से जल्दी पता लग जाए तेजी से और कम कॉस्ट में, तो इसके लिए इसने काम किया। साथ ही साथ काफी सारी जो ड्रग्स हैं, दवाइयां, वैक्सीन, कॉन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी, तो इसके लिए जो है वो इसने काम किया। इसके अलावा हॉस्पिटल असिस्टिव डिवाइस जो यानी कि पीपी किट्स वगैरह जो हमें देखने को मिलती है, और हॉस्पिटल में जो डिवाइसेस वगैरह जो होती हैं जो डॉक्टर्स के और पेशेंट्स के काम की होती हैं, तो उसके लिए इसने काम किया। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम के लिए भी सीएसआईआर ने अपना योगदान दिया, तो ये सब चीजों के लिए इसने योगदान दिया था अपना कोरोना वायरस के समय पर। और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसने क्या मदद करी, तो हेड अप डिस्प्ले ये लेकर आई, इसको इंडिया के अंदर ही डेवलप किया गया है।
इंडियन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए ये पायलट की मदद करती है। पायलट जब फ्लाई करते हैं एयरक्राफ्ट को तो उस दौरान, और या फिर जब वो वेपन्स वगैरह को दाग रहे होते हैं, एम कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो है वो हेड अप डिस्प्ले जो है ये इससे मदद मिलती है पायलट को। इसके अलावा एनर्जी और एनवायरमेंट के सेक्टर में सोलार ट्री इसका इनिशिएटिव है, राइट। तो जिसमें बहुत ही कम स्पेस में एक क्लीन पावर ग्रीन एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए ये सोलार पावर या सोलार ट्री इनिशिएटिव जो है वो हमें देखने को मिलता है। और लिथियम आयन बैटरी, इंडिया की पहली लिथियम आयन बैटरी फैब्रिकेशन फैसिलिटी भी जो है ये तैयार की गई थी, राइट। इंडिया में मौजूद मटेरियल से तैयार की गई थी, कुछ इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और इसमें 4.0V/14H स्टैंडर्ड सेल्स जो है वो स्टैब्लिश किए गए थे, राइट। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सांबा महसूरी राइस वैरायटी हमें देखने को मिलती है। ये डेवलप की गई थी कि चावल पे जो है वो किसी प्रकार के बैक्टीरिया ना पड़े। और ऐसे ही एक और हम लोग को मुक्ताश्री चावल जो है वो देखने को मिला था, जो इसने डेवलप किया था। इस मुक्ताश्री चावल में आर्सेनिक जो होता है ना, आर्सेनिक, तो आर्सेनिक परमिसिबल लिमिट के ऊपर इसके अंदर नहीं आएगा। तो ये कितनी बढ़िया बात है, राइट। इसके अलावा व्हाइट फ्लाई रेजिस्टेंट कॉटन वैरायटी भी इसने तैयार करी थी। जो सफेद मक्खी जो होती है ना, वो भी इस कॉटन पर जो है वो नहीं मंडराएगी, नहीं आएगी। तो ऐसी इसने वैरायटी जो है वो बना दी थी क्रॉप की। और हेल्थ केयर की फील्ड में गोमेड करके एक इनिशिएटिव इसका था, जीनोमिक्स एंड अदर ओमिक्स टेक्नोलॉजीज फॉर इनेबलिंग मेडिकल डिसीजन। ये डेवलप किया था CSIR ने। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा था कि जितनी भी जीनोमिक्स डिजीज होती हैं, मतलब कि जेनेटिक डिजीज वगैरह जितनी भी हमें देखने को मिलती हैं, तो वो सॉल्व की जा सके, मतलब या फिर उससे रिलेटेड जो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व की जा सके, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म इसने लाया था। फूड और न्यूट्रिशन के क्षेत्र की बात करें तो शीर स्कैनर जो कि डिटेक्ट कर सकता है, जैसे मिल्क में अगर मिलावट है, अगर दूध में मिलावट है, किसी प्रकार की एडल्ट्रेशन है, तो 45 सेकंड में जो है वो उसे फाइंड आउट कर सकता है। और मात्र 10 पैसे इसमें लगते हैं। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट ये लेकर आ गई थी। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट यानी कि फोर्टिफाइड कुछ भी चीज होती है ना, तो उसका मतलब होता है उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट जो है वो मिलाए जाते हैं। तो सॉल्ट जो है उसमें आयोडीन और आयरन जो है वो मिलाया गया था नमक में एक्स्ट्रा, जिससे कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो और इंप्रूव हो सके और जिन भी लोगों में एनीमिया की शिकायत है वो सॉल्व हो सके, राइट। तो ये चीज है इसकी, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा का प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम एंड ऑक्सी-1 मतलब ऑक्सीजन फॉरेस्ट, तो इसकी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो स्कीम है ये हरियाणा सरकार ने अनाउंस करी थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम की बात करें तो ये इनिशिएटिव है जिसमें सम्मानित किया जाता है सभी पेड़ों को जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर की है। पेड़ों की यहाँ पर बात हो रही है, सभी पेड़ों को जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा की है, तो उनको सम्मानित किया जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पर ऑक्सीजन दिया, लोगों की मदद करी, ऑक्सीजन देकर लोगों की जान बचाई, पोल्यूशन रिड्यूस किया, छांव जो है वो प्रोवाइड कराई और काफी सारी चीजें जो उनसे मिली हैं, तो उसके लिए उन्हें जो है वो पूजा जाता है, सम्मानित किया जाता है, माना जाता है। और ऐसे पेड़ जो है उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है पूरी स्टेट के अंदर, हरियाणा के अंदर, और आसपास के लोग बाग जो है वो इस स्कीम के तहत जो है वो उनकी देखभाल कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इस प्रकार के पेड़ जो हैं जो कि 75 साल से ऊपर के हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए एक पेंशन अमाउंट भी 2,500 रुपए का हर साल जो है वो अलॉट किया जाएगा। इस स्कीम के तहत जो है वो किया जाएगा। स्कीम का नाम याद रखना, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, ये हमें देखने को मिल रही है। और ये जो पेंशन है गाइस, ये हर साल हमें देखने को मिलेगी और बढ़ाया भी जाएगा आने वाले समय में इस पेंशन को, राइट। और ओल्ड एज सम्मान पेंशन स्कीम के सिमिलर ही ये स्कीम हमें हरियाणा के अंदर देखने को मिल रही है। ये पेंशन जो है गाइस अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है और पेड़ों का ध्यान रखने के लिए, और साथ ही साथ पेड़ों के आसपास जो है वो प्लेट्स वगैरह, ग्रिल्स वगैरह जो है वो स्टैब्लिश करने के लिए भी किया जा रहा है। मतलब कि ये पैसे जो है वो दिए जा रहे हैं, राइट, जिससे कि पेड़ जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। अब दूसरी की बात करें, ऑक्स-1 की बात करें, ऑक्सीजन फॉरेस्ट की बात करें, तो ऑक्सीजन-1 जो है या फॉरेस्ट जो है ये आइडेंटिफाइड पीस ऑफ लैंड है। ऐसी जगह, ऐसे हम लोग को भूमि देखने को मिल रही है जहां पर 3 करोड़ पेड़ जो है वो लगाए जाएंगे। तो 3 करोड़ पेड़ लगाने की यहाँ पर एक जमीन जो है वो देखी जा रही है, आइडेंटिफाई की जा रही है। ऑक्सीजन-1 के अंदर हम लोग को 10% 8 लाख हेक्टेयर एरिया का की जमीन का जो है वो अलॉट किया जा रहा है, एलोकेट किया जा रहा है। मतलब कि पूरी जो एरिया है हरियाणा राज्य का, उसका 10% एरिया जो है वो इस वन के तौर पर एलोकेट करने की बात की जा रही है।
यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और ट्रीज वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह जो है वो लगाए जाएंगे। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिल रही है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है। हरियाणा का ये इनिशिएटिव है, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स में कि ये फलाना इनिशिएटिव किस स्टेट का है, तो हरियाणा ध्यान में रखना है। अब सी स्नॉट जो है वो क्या है गाइस, तो सी स्नॉट टर्की में हमें देखने को मिली है। तो आप खड़े हो अपने वर्ल्ड मैप के पास जाओ और टर्की के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं उसका नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ। तो सी स्नॉट क्या है, आइए इसे समझते हैं। तो टर्की की सी ऑफ मरमरा जो हमें देखने को मिलती है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि मरमारा सागर या मरमारा सी जो है वो कहां पर है, तो टर्की आपको ध्यान में रखना है। टर्की में ये समुद्र है जो कि ब्लैक सी और एजियन सी को जो है वो कनेक्ट करता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है ब्लैक सी और एजियन सी को फॉलोइंग ऑप्शन में से बताओ कि कौन सी सी जो है वो कनेक्ट करती है। तो मरमारा आपको ध्यान में रखना है, ये टर्की के अंदर है। तो यहां पर हम लोग को सी स्नॉट देखने को मिल रही है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो ये मरमारा समुद्र में, राइट, सी स्नॉट है। अब सी स्नॉट क्या है गाइस, तो ये हम लोग को स्लज, चिपचिपे पदार्थ देखने को मिलते हैं। स्लज मतलब मिट्टी टाइप का होता है, वो वाला पोर्शन मिट्टी टाइप का। ये आप जैसे फोटो में देख रहे हैं ना, ये इस टाइप का दलदल मिट्टी टाइप का ये हम लोग को देखने को मिलता है, इस टाइप का, जो थोड़ा सा सॉलिड टाइप का भी होता है, सेमी सॉलिड आप कह सकते हो, इस टाइप का होता है। तो ये जो है वो ब्लैक सी और एजियन सी के बीच में, मतलब कि मरमरा में जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि स्पॉट किए गए हैं। सी स्नॉट है क्या गाइस, तो ग्रे और ग्रीन स्लज के तौर पर ही हमें देखने को मिलता है। ऐसी लेयर होती है ये, इस प्रकार की मिट्टी टाइप की, राइट। और इसके कारण मरीन इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा डैमेज होता है, यानी कि एक्वेटिक स्पीसीज को डैमेज होता है। अब देखो जिन भी स्टूडेंट्स ने एनवायरमेंट की क्लास ली है तो वो क्या करें, देखो करंट अफेयर्स में सी स्नॉट आ गया है, तो ये सेम चीज आपको जो मैंने नोट्स दिए होंगे आप देखिएगा, उस नोट्स में जो एक्वेटिक इकोसिस्टम जहां पर अपन ने पढ़ा था, राइट, तो मरीन पोल्यूशन के बारे में, एक्वेटिक पोल्यूशन के बारे में भी जहां पर हमने पढ़ा था, वहां पर सी स्नॉट को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना और वहां पर अटैच कर लेना तुरंत आज ही, क्योंकि आपके जीएस के टॉपिक्स के साथ आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक अटैच रहने चाहिए। या फिर आपकी जो करंट अफेयर्स के मैं आपको हैंड आउट देता हूं, नोट्स देता हूं, वहीं पर आप लिख लो, राइट, कि एनवायरमेंट का ये दोनों जगह लिख लो, आप दोनों जगह ही कर सकते हो, जिससे कि आप इंटर रिलेट करके चीजों को पढ़ पाओ, राइट। इसके अलावा आगे की बात करें तो एल्गी जो होती है, जब वहां पर किसी जगह पर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और वहां पर जब एल्गी बनती है, तब उस समय जो है वो सी स्नॉट बन जाते हैं। और देखो हमने पढ़ा था यूट्रोफिकेशन के बारे में, आपको शायद याद आ रहा होगा, तो यूट्रोफिकेशन के टॉपिक पे आप इसको रख सकते हो, ये वाली चीज को, क्योंकि यूट्रोफिकेशन जब भी होता है, जब हमें देखने को मिलता है कि पानी में एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आते हैं और एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स के आने के कारण इस प्रकार से जो एल्गी है, प्लैंकटन वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। और वही चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है, ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होने के कारण जो है वो यहाँ पर ये इस प्रकार की लेयर जो है वो बन गई है। सी स्नॉट जो है गाइस पहली बार रिकॉर्ड किया गया था यहाँ पर 2007 में, और एजियन सी ग्रीस के पास जो है ये रिकॉर्ड किया गया था, उस समय ग्रीस के पास एजियन सी में रिकॉर्ड किया गया था। बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं गाइस, तो वो किस कारण से हो पाते हैं, तो हमने ये भी बात करी थी, जब भी पानी गर्म होता है तब हम देखते हैं कि भारी मात्रा में जो है वो न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर बनने लगते हैं। और एक और चीज आपको रिलेट करनी है, एनवायरमेंट की क्लास में आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि जब भी गर्म पानी होता है, राइट। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है, यानी कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, वो गर्म पानी में ज्यादा होता है या ठंडे पानी में, कोल्ड वाटर में ज्यादा रहता है, बताओ जरा, डिजॉल्व ऑक्सीजन किस पानी में ज्यादा मिलेगा आपको। तो आपको बता दूं, गर्म पानी में कम हम लोग को डिसॉल्व ऑक्सीजन देखने को मिलता है, यानी कि जब भी पानी गर्म होगा वहां पर ऑक्सीजन की कमी आएगी, राइट, ऑक्सीजन वहां पर कम हम लोग को देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर, राइट। तो देखो गर्म पानी जो होता है उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन जो है वो उसकी कमी आने लगती है, तो मरीन लाइफ के लिए ये ऑलरेडी खतरा होता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, गर्म पानी के कारण न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम होगी। और ये गर्म पानी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हुआ है, वाटर पोल्यूशन के कारण भी होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो डंप कर दिया जाता है, जैसे इंडस्ट्री से आने वाले गर्म पानी भी एकदम से डाल दिए जाते हैं, तो उस कारण भी हमें देखने को मिलता है कि ये पानी गर्म होता है, तो गर्म पानी के कारण ये स्थिति वहां की खराब हुई है। तो देखो इससे जुड़ी क्या चिंताएं हैं, तो सी स्नॉट जो है ये समुद्र से होती हुई इस्तांबुल के दक्षिण में फैल चुकी है और इसने शहर के किनारे समुद्री तटों और बंदरगाहों को ढक लिया है। तो वहां के जो समुद्री तट और बंदरगाह हैं उनको इंपैक्ट कर रहा है। देखो समुद्री तट जो है, कोस्टल एरिया अगर इंपैक्ट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है टूरिज्म पर भी मेन इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि गंदे तट पर, गंदे कोस्टल एरिया पर कोई नहीं आएगा। तो ये वाला पॉइंट भी आप इसमें लिंक कर सकते हो, जो कि इसके अंदर मेंशन नहीं है, राइट, तो अलग से भी लिंक कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर जो मरीन इकोसिस्टम है उनके लिए काफी ज्यादा खतरा हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत सारी मछलियों की मौतें हो रही हैं, साथ ही साथ
जैसे कि कोरल्स हैं, स्पॉन्जेस हैं, उनकी जो है वो मृत्यु हो रही है। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो सी फ्लोर जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि समुद्र के नीचे वाला जो पूरा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा पूरी तरह से, मरीन इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। और कुछ समय के बाद जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा सभी की सभी एक्वेटिव लाइफ जो है वो डेड हो जाएगी, और डेड जोन जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। डेड जोन के बारे में भी हमने एनवायरमेंट में पढ़ा था, तो यहाँ पर डेड जोन भी आप डाल सकते हो कि डेड जोन, क्योंकि देखो ये सब कुछ टर्म्स होते हैं ना, ये टर्म्स जब आप पढ़ोगे कंटिन्यूअसली जीएस के अंदर और इन टर्म्स का जब आप एक्चुअल उपयोग करोगे मेंस में, तब आएगा मजा, तब बनेगा एक अच्छा आंसर, राइट, और दूसरों से अलग, क्योंकि तब लगेगा कि आप तैयारी करके जो है आंसर दे रहे हो और इसी प्रकार के आंसर की तो रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा एक्वेटिक लाइफ के अलावा सी स्नॉट जो है गाइस, ये फिशरमैन का लाइवलीहुड भी डैमेज करेगा ही करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर मछलियां मर जाएंगी तो फिशरमैन को कमाई कैसे हो पाएगी, राइट। तो ये भी दिक्कत हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर बीमारियां फैलने लगेगी, जैसे कि पानी से होने वाली बीमारियां, कोलेरा हो गया, राइट, और जैसे इस्तांबुल की सिटी है वहां पर फैल सकती है ये। तो टर्की ने क्या जो है वो कदम उठाए हैं इसको रोकने के लिए। तो टर्की ने डिसाइड किया है कि ये पूरे के पूरे जो ये समुद्र है मरमरा का, उसे प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो घोषित कर रही है, राइट। तो ये कदम उठाएं और यहाँ पर पोल्यूशन लेवल जो है वो डिक्रीज किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री से आने वाला पानी भी इस क्षेत्र को जो है वो इस क्षेत्र के पानी को गर्म कर रहा है, जिसके कारण से वहां पर न्यूट्रिएंट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे कि घर वर से हम लोग जो कचरा वगैरह फेंकते हैं ना, वो यहाँ पर डंप किया जा रहा है, तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जिसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इसके कारण एक्सेसिव न्यूट्रिएंट के कारण ये पूरी प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो टर्की जब ये प्रोटेक्टेड एरियाज को बनाएगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स डंप नहीं होंगे। तो इस प्रकार की एक अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है ना। और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है वो प्रिपेयर कर रही है टर्की इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी। अब NARCL की बात करेंगे, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की हम चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखो लेंडर्स जो है, मतलब कि बैंक्स वगैरह जो है, उन्होंने डिसाइड किया कि इनिशियली 22 बैड लोन्स जिनकी कीमत 89,000 करोड़ रुपीस है, उसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को दिया जाएगा। अब देखो एक चीज तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, बैड लोन अगर इस कंपनी को दिया जा रहा है तो हम अपने दिमाग में एक चीज तो क्लियर रख सकते हैं, बैड लोन मतलब कि एनपीए, मतलब कि जैसे कि एक व्यक्ति है, उसने बैंक को बोला कि लो मेरी जमीन रख लो, मुझे पैसे दे दो। अब वो बैंक को पैसे वापस नहीं कर रहा है और ये जमीन की कीमत उतनी है नहीं कि वो पैसे की भरपाई हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो अब ये वाली जो कंपनी होती है ना, ये बैंक से थोड़ी सी कमीशन वगैरह ले लेती है, यानी कि एक रेट डिसाइड हो जाता है, उस रेट पर ये बैड लोन जो है वो खुद खरीद लेती है और फिर वो डील करती है ऐसे लोगों के साथ जिन लोगों ने इस प्रकार से बैंकों को डंप किया है। तो वो उसकी रिस्क जो होती है वो बैंक से शिफ्ट होकर इन कंपनीज के पास पहुंच जाती है। सिंपल सी चीज ये हमें देखने को मिलती है। और ये इस प्रकार से बैंक्स क्यों करती हैं, क्योंकि बैंक को अपनी बैलेंस शीट को सही करना होता है, ठीक करना होता है। तो वो सोचती हैं कि यार जैसे जैसे कि मान के चलो कि 1 लाख रुपए, ठीक है, एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए वसूलने थे बैंक को। अब बैंक वसूल नहीं पा रही है और बैंक को अपनी बैलेंस शीट को अच्छा करना है, मेंटेन करना है, कैपिटल जो है उसको ठीक करना है। तो बैंक क्या बोलती है, चलो छोड़ो, 1 लाख रुपए नहीं वसूल पा रहे, फिर वो इस कंपनी से डील करती है। अब ये कंपनी क्या बोलती है बैंक को कि यार 1 लाख तो नहीं देंगे हम आपको 90,000 देंगे। फिर ऐसी कुछ मांड वाली होती है, तो 90,000 में डील फाइनल हो गई, ये मान के चलो, ठीक है। तो बैंक ने क्या सोचा, 10,000 का लॉस बैंक ने झेल लिया। अब 90 की ये 95 बनाए या 100 बनाए या 110 बनाए पेनाल्टी लगा के, वो अब कंपनी की रिस्क है। बट बैंक जो है वो अपनी तरफ से क्लियर हो गई ना। बैंक ने बोला चलो यार अब आप खुद बताओ मुझे, 10,000 का घाटा सही रहेगा या 1 लाख का घाटा सही रहेगा, खुद बताओ आप। 1 लाख का घाटा ठीक है या 10 लाख का? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 1 लाख का घाटा करा लो या 10,000 का घाटा करा लो। तो आप कौन सा, और घाटा कराना ही है, उसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, छोड़ो सर 1 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 10,000 का घाटा मेरे लिए ठीक है। 1 लाख का घाटा फिर भी मैं झेल जाऊंगी, बट 10,000 का घाटा मतलब सॉरी उल्टा हो गया कि 1 लाख का घाटा मैं नहीं झेल पाऊंगी, बट 10,000 का घाटा चलेगा मुझे। तो यही होता है, यही चीज होती है इस प्रकार से, राइट। तो वो हमें देखने को मिलती है। और एग्रीगेट अमाउंट जो हम लोग को बैड लोन्स का देखने को मिल रहा है, जो ट्रांसफर किया जा रहा है, वो 2 ट्रिलियन रुपए का बताया जा रहा है, 2 ट्रिलियन रुपए का, और ट्रेंचेस में यानी कि किश्तों में। अब देखो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है क्या, तो इसके फंक्शंस मैंने आपको बता ही दिए कि किस प्रकार से जो है ये काम करती है। बट आपको ये समझना मेनली जरूरी है, एक तो ये नई कंपनी है, ये 2021-22 के बजट में अनाउंस की गई थी। इससे पहले भी हमारे पास एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हुआ करती थी, ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। बट वो क्या थी, वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी। इस नई कंपनी को जो बनाया गया है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों के कोलैबोरेशन के साथ बनाया हुआ है। तो देखना आप ये चीज याद रखना,
पहले भी जो थी हमारे पास एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी, बट वो सरकारी थी, वो सरकारी बैंकों की देखभाल करती थी, उनके बैड बैड लोन्स जो है आप कह सकते हो या एनपीए वगैरह जो है वो ले लेती थी, राइट। काम बिल्कुल सेम था, बट अब जो ये नई कंपनी बनाई गई है ये दोनों के लिए ही है, ठीक है। और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि ऐसा प्लान है कि इस प्रकार का बैड बैंक तैयार करना है, मतलब ऐसा बैंक तैयार करना है जो कि एनपीए वगैरह जिसके पास 500 करोड़ या उससे ऊपर के हाउस बैड लोन्स हो, राइट। तो इस प्रकार का इनका प्लान है और इसका काम ये होता है कि इसको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी दोनों ही इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, मैनेज करने के लिए और रिकवर करने के लिए इस प्रकार के लोन्स को, राइट। बट इसकी खास बात और इसका डिफरेंस यही है कि ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों के कोलैबोरेशन के साथ तैयार की गई है। और जो एआरसी जो ऑलरेडी हमारे पास थी इस काम के लिए, मतलब इस प्रकार के लोन को मैनेज करने के लिए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो वो पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर की हुआ करती है और पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर के होने के कारण ये क्या करती थी, लोन्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्काउंट देती थी। अब देखो पब्लिक कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ज्यादा दे कम दे, बट प्राइवेट जहां पर इन्वॉल्व हो जाती है तो वहां पर वो प्रॉफिट वाला खेल जो है वो शुरू हो जाता है, फिर वो माइंड वाली ज्यादा होने लगती है। जिस प्रकार की हमने बात करी थी ना नुकसान की, कि बैंक बोलेगी इतना नुकसान झेलने के लिए वो तैयार, तो वो अब ये कंपनी जो होती है एआरसी वो ज्यादा नुकसान करवा लेती थी अपना, राइट। तो ये चीज इसकी हमें देखने को मिलती थी और कई बार जो है वो जो व्यक्ति है जो लोन नहीं चुका रहा है उसको भी ज्यादा लोन वो दे दिया जाता था डिस्काउंट लोन पर, राइट। तो ऐसी चीज होती थी एआरसी में क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनी हम लोग को देखने को मिलती थी, ठीक है। तो ये चीज थी जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। और एआरसी के फंक्शंस वगैरह पूरी चीज मैं आपको बता ही चुका हूं। और इसमें बस ये ध्यान में रखना आप कि लीगली जो है वो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट सरफेसी एक्ट 2002 इसने लीगल बेसिस प्रोवाइड किया है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को सेटअप करने के लिए, राइट। और कैपिटल नीड्स एआरसी की हम लोग को क्या देखने को मिलती है, तो अमेंडमेंट इसका हुआ था सरफेसी एक्ट का 2016 में। और एआरसी जो है उसके पास मिनिमम नेट ओन्ड फंड जो होना चाहिए वो 2 करोड़ का होना चाहिए और आरबीआई ने 2017 में 2 करोड़ से 100 करोड़ बढ़ा दिया इसका फंड, राइट, कैपिटल फंड। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है और एआरसी को मेंटेन करना है CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% का। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं CAR की डेफिनेशन, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की डेफिनेशन लिखकर बताओ ये होता क्या है, ठीक है। और इसकी आवश्यकता क्या है, तो आप जान ही रहे हो कि हमारी कंट्री के अंदर कितने ज्यादा बैड लोन्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, कितनी स्ट्रेस में हमारा बैंकिंग सिस्टम हम लोग को देखने को मिल रहा है, कितने ज्यादा एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, लोग बैंक से लोन लेकर फरार हो गए हैं, लोन चुका नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रेस में है हमारी बैंक और हमारी बैंक की बैलेंस शीट को क्लियर करने के लिए, अच्छा करने के पर्पस के लिए ये बैंक्स हम लोग को इस प्रकार से या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो कितनी बढ़िया चीज आपने सीखी आज। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बट हाँ आपको कोर्सेज की डिटेल्स बता देता हूँ। तो पॉलिटी का कोर्स है ये मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया है और एनवायरमेंट का कोर्स भी मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं या फिर अलग से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर मुझसे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। 9713282838 ये मेरा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे और भी कोर्सेज हैं जैसे इकोनॉमिक्स का कोर्स अवेलेबल है, सी सेट का कोर्स अवेलेबल है। और ये देखो ये सभी कोर्स हैं और दावे के साथ कि आप अगर ये कोर्स लेते हैं तो आपको कुछ और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, पूरी चीज इसमें आपको दी जाती है, पीडीएफ मटेरियल इंक्लूडिंग टेस्ट ऑल्सो, मतलब कि क्वेश्चंस ऑल्सो, और वो भी अच्छे खासे नंबर्स में, हजार क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए जाते हैं इन सब कोर्सेज के अंदर। ये यूपीएससी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। पीडीएफ पेड पैकेज अगर आपको ज्वाइन करना है तो मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको डेली जो आप ये लेक्चर देखते हैं ना इसकी आपको पीडीएफ मिल जाती है, इससे कि आपको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपना टाइम बचाएं, सीधे पीडीएफ लें, पीडीएफ से पढ़ें, क्योंकि ये सब स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है और जिन लोग को जल्दी सिलेक्शन चाहिए होता है तो वो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाते हैं, राइट। और 100 रुपीज पर मंथ मात्र इसकी फीस है और नोट्स भी मिलते हैं, हैंड आउट नोट्स प्रिंट आउट कराने के लिए, वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है रिवीजन के लिए, मंथली मैगजीन दी जाती है, इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। एक ऑफर भी है, ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स के मंथली MCQ चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो वो भी अवेलेबल है, तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी हमारा एक बैच चल रहा है मेंस का, अब मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं, मेंस के बैच के बारे में। तो देखो मेंस आंसर राइटिंग का एक बैच चल रहा है जिसमें आपको 70 से ज्यादा क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप उस क्वेश्चन का आंसर हर जगह से ढूंढने अच्छे से, आराम से, इत्मीनान से, क्योंकि आप अभी तैयारी करो। नहीं तो लोग बोलते हैं कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, हम कैसे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अरे प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी मेंस की, तब जाकर सिलेक्शन होगा, तब जाकर
प्रीलिम्स के बाद जो है वो तुरंत आपको आंसर राइटिंग में वो परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लिखना भी एक कला होती है। और वो कब आती है? जब आप कंटिन्यूअसली लिखते हैं, रेगुलर रहते हैं, और आप जो लिखते हैं उसमें जो आपकी गलतियां होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफाई करना। उसके लिए हमारी फैकल्टी है, प्रोफेशनल फैकल्टी, जो कि आपकी गलतियां आइडेंटिफाई करके आपको इंप्रूव करती हैं, राइट। हर एक क्वेश्चन पेपर में जो भी आपकी गलती निकलती है, यानी कि आप जो आंसर लिखते हो उसमें जो भी गलती निकलती है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि अगली बार वो आप गलती ना करें। तो करना कैसे? आप दुनिया जहां से भी आप चाहें, बुक से, इंटरनेट से, जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर ढूंढें और पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, बात ध्यान से सुनना। उसके बाद आपको क्या करना है? सब चीज बंद करके लिखना शुरू कर दो, क्योंकि रिकॉल करना जरूरी है कि आप जो चीज पढ़ रहे हो वो उसको आप कितनी देर तक अपने दिमाग में रख पा रहे हो। तो ये तो बात हो गई तुरंत की। तो उसी में आपको पता लगेगा कि आप पढ़ने के बाद कितनी चीजें रिटेन कर पा रहे हो। उसके बाद क्या होगा? ऐसे एक दो बार करने के बाद आप जो जो चीजें पढ़ोगे उसमें आप क्या करोगे? जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको अपने दिमाग में रखने की कोशिश करोगे। तो इससे आपकी क्या हैबिट बन रही है? लंबे समय तक किसी चीज को दिमाग में रखने की और उसको लिखने की। जो सोचा है उसको किस तरीके से आप लिख पा रहे हो, ये भी तो एक आर्ट है ना। लोग पढ़ तो बहुत लेते हैं, बट पेन उठाकर लिखने की जब बारी आती है तब टाइम टाइम फिक्स हो जाता है। और एग्जाम जैसे प्रीलिम्स टारगेट करते हो, पढ़ते रहते हैं, यार सिलेक्शन प्रीलिम्स से थोड़ा ना होगा, मेन से होगा। और मेंस की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए होती है सिलेक्शन के लिए। तो ये प्रैक्टिस आपकी करवाई जाती है। और हर बार जब आप आंसर लिखते हैं, हर बार हमारी कोशिश यही रहती है कि उसमें गलतियां ढूंढें, जिससे कि आप परफेक्ट हो एग्जाम से पहले पहले। और आपको एक मॉडल आंसर भी दिया जाता है, राइट, कि किस प्रकार से जैसे कि आंसर जो है वो लिखना है, या फिर आप और क्या क्या चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। यूपीएससी लेवल का असेसमेंट होता है, पर्सनली गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। जीएस 1 2 3 4 सब कुछ इसके अंदर कवर्ड रहता है। और 3 महीने की ड्यूरेशन के लिए है ये, मात्र 3,000 रुपए इसकी फीस है 3 महीने के लिए। और जैसे ही हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हो जाएंगे ये बैच बंद हो जाएगा। और 50% ये बैच जो है वो भर चुका है। 50% सीट्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। बट हाँ, प्रैक्टिस जरूर करते रहो, लिखने की हैबिट जो है वो बना के चलो, राइट। या फिर अपने कोई भी आपका ग्रुप है, कलीग है, फ्रेंड्स है, उनसे भी चेक करा सकते हो, बट चेक कराओ, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। या फिर आप चाहो तो खुद ब खुद 7 दिन बाद चेक करो, राइट। बट गाइडेंस अगर आपको चाहिए, प्रॉपर वे में जो है वो तैयारी करनी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये चीज आपको बतानी थी। अब हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, टाटा।